सो वी वर एट द पॉइंट नंबर 7AB। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जी, मैं अब आपको बता रहा हूं। IFSC का कॉन्सेप्ट पता है आपको? ठीक है, मैंने कंपनीज एक्ट में आपको बताया है जी IFSC का कॉन्सेप्ट। किसको नहीं पता है? नहीं पता है? okay. जल्दी से बता देता हूं IFSC का कॉन्सेप्ट। इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी हमने खोली है जी, और मोदी जी ने 2016 में इसको इनॉग्रेट किया और उन्होंने कहा कि जी इंडिया के अंदर पहला IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोला गया है। ठीक है, और इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड ये दुबई में है, सिंगापुर के अंदर है, चाइना के शंघाई के अंदर है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी आप सुनते हैं जी बहुत फ्रीक्वेंटली कि वो भी एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह से गिफ्ट सिटी इंडिया के अंदर भी एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोली गई और IFSC लेकर आए। ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा कि सर ये क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होगा लेकिन इंटरनेशनल लेवल का। ठीक है, जिसके अंदर सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आए और यहां पर अपनी शॉप्स खोलें। ठीक है जी, जैसे मैं हमेशा समझाने के लिए आपको क्या बोलता हूं कि लुधियाना का फिरोज गांधी मार्केट जो है, ठीक है, सो जो फिरोज गांधी मार्केट लुधियाना के अंदर है, वहां पर अगर आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज है, सभी म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सभी बैंक्स हैं, NBFCs हैं, सभी कुछ वहां पर आपको मिलते हैं। उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जी फिरोज गांधी मार्केट में उनकी ब्रांच जरूर है। ठीक है, बिकॉज वो गढ़ है, वो एक मार्केट है जिसके अंदर सारे लोग भी आते हैं और सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी वहां पर आते हैं। ठीक है, तो एक ही जगह पर हमें सारी चीजें मिल जाती है। इसी तरह से हमने सभी इंटरनेशनल बैंक्स को कहा कि सर आप यहां पर आइए, सभी ब्रोकर्स को बोला, सभी कंपनीज को बोला कि आप अपने शेयर्स यहां पे लिस्ट करवाइए। ठीक है जी, कहां पर? इंडिया की इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और यहां पे सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूं। लेटेस्ट एक बांग्लादेश का की कंपनी है या पर्सन है, उसने लंदन से कोई लोन ले रखा है, लंदन के किसी बैंक से। ठीक है, और ये अब जहां लंदन जाता था तो लंदन वाले बंदे ने कहा कि सर आप गुजरात गिफ्ट सिटी में आ जाओ, वहां पे भी हमारी ब्रांच है। ठीक है, आप वहां पर आ जाएं तो वहीं पे आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लेंगे, वहीं पे लोन ग्रांट हो जाएगा, वहीं पे हम आपको डिसबर्स भी कर देंगे। तो उसने कहा कि सर ये तो बड़ा कन्वीनियंट है। ठीक है, लुधियाना गुजरात तो मेरे को बड़ा नियर बाय पड़ेगा। ठीक है, और मेरा बहुत टाइम बचेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बचेगी। और जो लंदन वाला पर्सन था वो कहता है कि सर मेरे को भी यहाँ पे फायदा है, मैं एशिया के अंदर और कस्टमर्स बना सकता हूँ, क्योंकि वो लंदन उनको दूर लगता था, बट जब मैं गुजरात के अंदर बैठा हूं तो वहां पे इंडिया या बाकी सारे लोगों को अप्रोच करना भी मेरे लिए इजी हो गया। ये बात क्लियर? अब हमने कहा कि सर टैक्सेबिलिटी बताओ। अगर कोई पर्सन यहां पर आ गया और वो यहां से अगर कोई पैसे कमाता है, IFSC में इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर कोई पैसे कमा लेता है तो उसके ऊपर टैक्स इंडिया लगाएगा। अगर इंडिया ने बोला यस, फिर कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि सर क्योंकि ट्रांजैक्शन इंडिया में हुई, अक्रू और राइज इन इंडिया एंड टैक्सेबल इन इंडिया, फिर तो कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर अगला कहता है कि सर मैंने किसी और कंपनी का, लेटेस्ट से बांग्लादेश की किसी कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाया और लंदन का कोई बंदा इसको खरीद बेच रहा है, तो हमने कहा सर बांग्लादेश टैक्स मांगे ना, समझ में आता है बिकॉज एसेट्स उसके थे। ठीक है, और लंदन वाले में से टैक्स मांगे वो भी समझ में आता है। इंडिया किस बात का टैक्स मांग रहा है? क्योंकि ट्रांजैक्शन इंडिया में हुई है, फिर हमें इंडिया में करनी नहीं, फिर हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कर लेते हैं, सिंगापुर में कर लेते हैं, दुबई में कर लेते हैं, तो टैक्स हेवन है, हम यहां पे कर लेते हैं, हमने इंडिया में करना है। हमने कहा कि सर IFSC में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी एग्जाम्प्ट, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और कंपनीज एक्ट में भी भर भर के एग्जम्पशंस दी गई हैं कि दिस प्रोविजन, दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द IFSC, पब्लिक कंपनी और द प्राइवेट कंपनी जो IFSC के अंदर है। ये बात क्लियर हुई आपको? अब जैसे ही इन्होंने बोला कि सर IFSC में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कान किसके खड़े हुए? इंडिया के लोगों के। ठीक है, और वो कहते हैं कि जी इंडिया की कंपनी के ही शेयर हमने हर रोज खरीदने बेचने। ठीक है, तो हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं खरीदे बेचेंगे, हम तो IFSC में जाके खरीदे बेचेंगे क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता। ठीक है, और इंडिया का सारा
जो रश था, वॉल्यूम था, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? आईएफएससी के अंदर। तो हमने कहा कि जी पूरी बात सुन तो लो, ठीक है। आईएफएससी में टैक्स तो नहीं लगेगा अगर फॉरेन करेंसी में ही पैसे आए और फॉरेन करेंसी में ही पैसे जाए, ठीक है। अगर पैसे रुपीज में आए या रुपीज में गए, ठीक है, जो इंडिया का पर्सन तो इंडिया रुपीज में पैसे दे रहा था और ले रहा था, तो वो कहता है कि जी फॉरेन करेंसी में पैसे आने चाहिए और फॉरेन करेंसी में पैसे जाने चाहिए, तो ही ये ट्रांजैक्शन को हम एग्जम्प्ट करेंगे। क्लियर? अब ये पॉइंट पढ़ लेते हैं जी। Transfer of a specified capital asset by a non-resident on a recognized stock exchange in any IFSC. Any transfer of a capital asset. वो capital asset क्या था? कहता है कि जी वो कोई बॉन्ड था, GDR था, Global Depository Receipt, rupee denominated bond of the Indian company, derivative या such other securities as may be notified by the central government in this behalf, made by a non-resident on a recognized stock exchange located in the IFSC where the consideration is paid or payable in the foreign currency. तो एक वो नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन करेंसी में पे करे, और वो इंडिया में अगर कोई भी एसेट खरीद बेच करेगा तो हम उसे इंडिया के अंदर ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ट्रांसफर नहीं मानेंगे मतलब कैपिटल गेन्स का टैक्स नहीं लगाएंगे। सारा बैकग्राउंड और पिक्चर क्लियर होती है आपको? दोबारा से पढ़ देता हूं जी। एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, ठीक है जी। अगर आप इंडिया की आईएफएससी के अंदर किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें आप ये एसेट्स, बॉन्ड, जीडीआर, इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और सच अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेड बाय, वो ट्रांसफर किसने किया? नॉन रेजिडेंट ने मेक किया, और कहाँ पे? आईएफएससी के अंदर, जिसमें कंसीडरेशन वो कैसे पे कर रहा है? फॉरेन करेंसी के अंदर। तो इसको इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। टैक्सेबल कैसे नहीं किया जाएगा? क्योंकि सेक्शन 47 इसको ट्रांसफर नहीं मानेगा, ठीक है। ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो हमारी कंडीशन पूरी नहीं होगी, कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कैपिटल गेन नहीं लगने पाएगा। बट वो उसको पे तो फॉरेन करेंसी में ही पे करेगा ना, कन्वर्ट करके। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, हमने कहा कि सर ये बॉन्ड है, ठीक है, ये 1000 रुपए का है, ठीक है। तो वो कहता है कि जी मेरे पास 100 पाउंड्स हैं, तो और 1 पाउंड 100 रुपए का, तो हमने कहा 10 पाउंड दे दो, ठीक है। और जिस दिन बेचने आओगे तो उसमें भी उसे कन्वर्जन होगी, बट वो पे तो उसके पास रुपीज है ही नहीं, तो पाउंड्स में ही कन्वर्ट करवा के देगा। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का सिर्फ एक ही मतलब है कि सर आपने 1000 रुपए पे करने हैं, ठीक है। आपके कितने पाउंड लग रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जबकि ऊपर अगर मैं कहता कि 100 पाउंड का है, फिर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि मेरे को 100 पाउंड देना है। अब वो 1 पाउंड कितने का है वो मेरे को टेंशन है। यहाँ पे मेरे को टेंशन नहीं है कि जी कितने पाउंड लग रहे हैं आपके, कम लग रहे हैं ज्यादा लग रहे हैं, वो आप देखो, बट ये रूपी डिनोमिनेटेड है। सेम है जी, सेम। ये ऊपर वाला एक पॉइंट आया था ना जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को लुक्रेटिव बनाना हम चाहते थे, सेम पॉइंट नीचे है, मेरे को साथ में कवर करना चाहिए था। कहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट हम देते हैं, और ये इंडिया के बाहर इशू की है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, थ्रू द इंटरमीडिएट डीलिंग इन द सेटलमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। अगर ये एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को देता है तो इसको इंडिया में आके टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। सेम बात है जी। ऊपर जो बॉन्ड था वो इंडियन कंपनी ने इशू कर रखा था, यहाँ पे भारत सरकार ने कोई सिक्योरिटी इशू की इंडिया के बाहर, उसको लुक्रेटिव बनाने के लिए हमने क्या बोला कि अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच देगा तो इंडिया में इसके ऊपर टैक्स आपसे हम नहीं मांगेंगे। बहुत बार इंडियन मार्केट से नहीं पैसा रेज करना चाहिए। देयर आर सो मेनी रीजन। कोई भी कंपनी इंडिया से क्यों नहीं लेना चाहती? डाइवर्सिफिकेशन कैन बी वन ऑफ देम, ठीक है जी। कल इंडिया में क्रंच आए तो सभी बैंक्स इंटरेस्ट रेट महंगा कर देंगे या पैसा वापस मांगेंगे, प्रेशर करेंगे, ठीक है। और इट इज वेरी बड़े लेवल पे इट इज वेरी मैंडेट कि आप सारा पैसा एक जगह ना इन्वेस्ट करें ना एक जगह से प्रिक्योर करें, ठीक है। क्योंकि क्रंच आया इंडियन मार्केट में तो सबने आपसे पैसा वापस मांगना है और आपका भी हाथ टाइट है, ठीक है। तो बाहर से लेने में डाइवर्सिफिकेशन रहती है, ठीक है। और सेकेंड रीजन ये भी रहता है जी, बाहर ज्यादा बड़े फंड्स ज्यादा सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इंडिया के किसी बैंक को आप जाके बोलें कि सर मेरे को 20,000 करोड़ चाहिए, वो कहता है मैं अकेला तो दे नहीं पाऊंगा, कंसोर्शियम फाइनेंस, ठीक है, 4 बैंक्स को मिलाकर, फिर कंप्लायंस भी उतनी बढ़ जाती है। बाहर छोटा मोटा बैंक भी देता है, ठीक है, क्योंकि उसके डॉलर्स में कन्वर्ट करके बड़ी छोटी सी अमाउंट बनती है, लेट अस से $5 मिलियन,
ले जाओ लाइक दैट, या 50 मिलियन या 500 मिलियन, तो उनको वो इतनी बड़ी नहीं लगती है। नेक्स्ट आते हैं जी, एनी ट्रांसफर ऑफ सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। ये आया जी पहले कैपिटल एसेट में कि नहीं आया? वहां पे गोल्ड बॉन्ड्स आए थे, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आई थी, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम आई थी, ठीक है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स तो नहीं है, ठीक है। हेंस ये कैपिटल एसेट तो है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में तो सिर्फ इन्हीं को बाहर निकाला गया, गोल्ड बॉन्ड्स को, स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स को, ठीक है। फिर आई थी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के अंदर जो बॉन्ड्स इशू किए गए, और गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। तो कहते हैं सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द आरबीआई अंडर द सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बाय वे ऑफ रिडम्पशन। कहते हैं इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो हमने कहा सर एक तरह से ये भी बच गए फिर तो, क्योंकि अगर आप इनको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, ठीक है, सो इनके ऊपर फिर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो लेटेस्ट से ये बॉन्ड्स आरबीआई ने इशू किए थे जी 10,000 के, रिडीम के वक्त रेट उन्होंने दिया जी 18,000, ट्रांसफर बाय वे ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, विल नॉट बी टैक्स, दैट इज टैक्सेबल, दैट इज द पॉइंट। यहां पर एग्जम्पशन मिली तो है बट फुली नहीं मिली। यही मेरे पास गोल्ड बॉन्ड्स होते जो कैपिटल एसेट ही नहीं है, मैंने सरकार से खरीदे 10,000 के, मैंने अगले ही दिन किसी को 11,000 के दे दिए, 4 साल बाद किसी को 12,000 के दे दिए, उस पर टैक्स ही नहीं है क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या कहा कि अगर आपने कोई ट्रांसफर किया बाय वे ऑफ रिडम्पशन, मतलब आपको आरबीआई ने दिए और आरबीआई आपसे रिडीम कर रहा है, इन दैट केस उस पर टैक्स नहीं है। बट अगर आपने किसी और को बेच दिए, वो ट्रांसफर है, क्योंकि हम कौन से ट्रांसफर को कहते हैं कि ये ट्रांसफर नहीं है अगर उसे रिडीम किया गया है, बट अगर आपने उसे आरबीआई से लेके किसी और को ट्रांसफर कर दिया, फिर वो ट्रांसफर तो ट्रांसफर है। तो यहां पे एग्जम्पशन इतनी ज्यादा नहीं दी गई है। आर वी गेटिंग इट और नॉट? एक और चीज जो हाईलाइट करने के लिए वर्दी है जी, इंडिविजुअल। अगर ये गोल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स एक कंपनी ने ले लिए और उनसे रिडीम किए जा रहे हैं तो टैक्सेबल है जी। आपने कहा सर कंपनी ने किसी को नहीं बेचे, आरबीआई से खरीदे थे, आरबीआई ही रिडीम कर रहा है। हमने कहा सर ट्रांसफर है बिकॉज इट इज असेसी ओनली बीइंग द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को ही एग्जम्प्ट किया है, इंडिविजुअल के केस में ही रिडम्पशन को ट्रांसफर नहीं माना गया है, ठीक है। तो दो चीजें हैं जी जो इसके स्कोप को लिमिट कर देती है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि सर हम कोई बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं, उन बॉन्ड्स को आप सेक्शन 47 में माफ करवाना चाहते हो या फिर 214 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकलवाना चाहते हो, तो हमने कहा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से निकल जाए तो नथिंग लाइक दैट, उससे ज्यादा बेनिफिट तो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल कंपनियां कोई भी डील करे उनके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं है। और रिडम्पशन हो या अदरवाइज ट्रांसफर हो, दो सब कुछ माफ हो जाएगा, लेकिन यहां पर बड़ा लिमिटेड स्कोप है, ठीक है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, चलिए जी आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 लालची सरकार का है जी, ठीक है। वो कहते हैं कि जी आपके पास कोई पीस ऑफ आर्ट है, कोई कैपिटल एसेट है, कौन सा कैपिटल एसेट है? कोई वर्क ऑफ आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, हमें दे दो। आपने किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम को, नेशनल आर्ट गैलरी को, नेशनल आर्कीव्स को। तो इन ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाता। और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और द इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट टू बी ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस और टू बी रिनाउंड थ्रू आउट एनी स्टेट। तो किसी और अगर आप पब्लिक म्यूजियम या इंस्टीट्यूट को देते हैं जो बड़ा नामी खामी है, जिसको पब्लिक गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, तो अगर आप हमें देंगे तो ये ट्रांसफर नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना। क्लियर? पॉइंट नंबर 10 कहते हैं कि सर हमारे पास डिबेंचर्स थे और वो कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और द डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू इन एनी फॉर्म ऑफ द कंपनी इनटू शेयर्स या डिबेंचर्स में, और दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन उनको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट प्रेफरेंस शेयर्स का है। मेरे पास कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, सुन लीजिए जी, मैं डिटेल में बताया था।
प्रेफरेंस शेयर थे 10 साल के लिए। आज 10 साल पूरे हुए और हमने ऑप्शन कन्वर्जन किया, ऑप्शनल थे माइंड पे, और उसको कन्वर्ट करवा लिया जी इक्विटी शेयर्स में। आज जब कन्वर्ट करवाया, आज कोई टैक्स नहीं क्योंकि कैश तो आया ही नहीं, ठीक है। आज तो क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स चले गए, उसकी जगह में इक्विटी शेयर्स आ गए। कल जब ये इक्विटी शेयर बेचूंगा तब टैक्स मांगेंगे। आज 47 ने बचा लिया जी, और वो कहता है ये ट्रांसफर नहीं है, आज तो सिर्फ कन्वर्जन हो रही है। डिबेंचर्स में हो गए, डिबेंचर शेयर्स में हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में हो गए। तो हमने कहा इन कन्वर्जन को एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन टैक्सेबल नहीं है क्योंकि कैश तो अभी आया ही नहीं, ठीक है जी। एक सिक्योरिटी के बदले दूसरी सिक्योरिटी आ गई, लेकिन जब कल इसे मार्केट में बेच देंगे तब टैक्स देंगे। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ईजी हैं जी और जल्दी होने वाले हैं। तो कह रहे हैं एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड्स और द डिबेंचर्स इन एनी फॉर्म ऑफ द कंपनी, इन एनी फॉर्म मतलब डीमैट में हो, शेयर सर्टिफिकेट्स हो, इन एनी फॉर्म ऑफ द कंपनी इनटू द शेयर और द डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। उसी कंपनी के लेकिन डिबेंचर्स इश्यू होने चाहिए, किसी और कंपनी के नहीं। क्लियर? तो फिर अमालगमेशन में क्या प्रॉब्लम थी? अमालगमेशन में उन्होंने अगर यहाँ पे डिबेंचर इनटू शेयर वो ट्रांसफर नहीं काउंट कर रहे, फिर अमालगमेशन में क्यों नहीं उनको उन्होंने? सी अमालगमेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट है। अमालगमेशन के अंदर हमने ये बात बोली कि सर कोई चेंज ऑफ ऑनरशिप नहीं है। ये पहले भी मालिक थे 1000 करोड़ के, मिस्टर बी और मिस्टर ए 500 करोड़। हम अलग अलग काम कर रहे हैं, आज हम मिलके काम कर रहे हैं। हमने ये कंपनी बना ली 1500 करोड़ की, अभी भी 1000 करोड़ के मालिक है, मैं अभी भी 500 करोड़ का मालिक हूं। शेयर्स के बदले शेयर्स, ठीक है। चेंज ऑफ ऑनरशिप नहीं हुई। उन्होंने ये बात बोली कंपनी का नाम चेंज हो गया क्योंकि पहले दो अलग अलग कंपनी से अब दोनों मिलके काम कर रहे हो, ठीक है। ऑनर्स भी मिलके काम कर रहे हैं, बट अगर आप कहते हैं कि दूसरा ऑनर आया ही नहीं, उसको तो पैसे देकर आपने बाहर कर दिया और आप अकेले, फिर हमने कहा सर चेंज ऑफ ऑनरशिप है, हेंस टैक्सेबल। तो वहां पे हमने कहा कि कंसीडरेशन शुड बी इन द कैप इन शेयर्स। आर वी गुड? और नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं जी, जिसमें कहता है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हुए, किसमें? इक्विटी शेयर्स में। डेट ऑफ कन्वर्जन पे सेक्शन 47 ने बचा लिया, बट जब कल ये शेयर्स बेचोगे, इक्विटी शेयर्स बेचोगे, तब टैक्स लग जाएगा। लेकिन पोहा पीछे से शुरू होगा जी। पोहा के अंदर डिबेंचर्स का पोहा भी इंक्लूड होगा और प्रेफरेंस का पोहा भी इक्विटी शेयर्स में ऐड हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जी, रिवर्स मॉर्टगेज। हैंड रेज करेंगे किसी को पता हो जी। कहते हैं जी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रहा है इन द ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज अंडर द स्कीम एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर कैसे टैक्स रहेगा? एनीबडी नोज? जिसको पता हो रिवर्स मॉर्टगेज। मॉर्टगेज पता है? लेट अस से एक घर है जी और इसमें एक ओल्ड एज कपल रहता है, ठीक है। और बच्चे इनके हैं नहीं, अकेले हैं, रिटायर्ड हैं, गरीब हैं, ठीक है। और घर है लेकिन इनके पास, हमने कहा घर कितने का है? वो कहते 20 लाख का लिया था, आज 4 करोड़ का है, ठीक है। तो हमने कहा बेच दो, बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। बट वो कहते कि जी फिर रहेंगे कहाँ पे? हमने कहा किराए के घर में, ठीक है। तो वो कहते कि नहीं, आपको पता ही है ओल्ड एज जॉन से हमारे से जो ऊपर वाली जनरेशन है उनको ये चीज़ बड़ी चुभती है, ठीक है, कि हम रेंट नहीं पे करना चाहते, हमें अपने घर में, अपनी शॉप में, अपने गोडाउन में, अपनी जगह पे बैठ के काम करना है, हमने किराए पे नहीं रहना है, ठीक है। दे टेक इट वेरी ऑफेंसिवली कि अगर कोई किराए के घर में है, चाहे उसके पास 4 करोड़ पड़ा है बैंक के अंदर, बट किराए के घर में नहीं रहना है, ठीक है। तो हम इनके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आए कि सर आप रिवर्स मॉर्टगेज करवा दीजिए। तो हमने कहा कि जी मतलब, तो हमने कहा कि जी ये रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर आप ये घर बैंक में गिरवी रखवा दो, ठीक है। बैंक आज ही आपको 1 करोड़ रुपया देगा, प्लस आपको हर महीने 2-2 लाख रुपया पे करेगा। मॉर्टगेज में तो क्या होता है, ठीक है, हम बैंक को हर महीने पैसा देते हैं। यहां पर क्या है कि जी बैंक आपको हर महीने अब पैसा दिया करेगा, ठीक है। और it may be for the 10 year, 15 year, 20 year, depending upon the average age of the couple, ठीक है। और हमने कहा कि जी कपल में से कोई एक अगर ना रहा तो
वो कहते हैं डजंट चेंज अ थिंग, बैंक दूसरे को देता रहेगा, ठीक है, और दोनों के मरने पर ही कुछ होगा, ठीक है। तो अगर एक भी जी रहा है तो दूसरा भी सेफ है, और उसे भी पर मंथ हम 2-2 लाख रुपया देते रहेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो इसके अंदर 20 ईयर्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि 20 ईयर्स और अप टिल द लाइफ विच एवर इज अर्लियर। अगर आप 20 साल के बाद भी जी गए तो बैंक फिर पैसा देना बंद कर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको। अब जब 20 साल हो गए तो या फिर दोनों की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये घर बैंक का, तो ये घर बैंक का। तो जब तक आप जी रहे थे आप अपने घर में रह रहे थे और बड़ा लेविशली रह रहे थे, आपको पैसे भी मिल रहे थे, आपका खर्चा पानी और बड़े अच्छे से आपका बुढ़ापा निकल गया। घर तो वैसे ही आपने छोड़ के जाना था यहाँ पर, और वो आप रिवर्स मॉर्गेज में बैंक को देते, ठीक है। इनकी डेथ के बाद लेटर से बागबान वाले बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी घर तो हमारे, ठीक है। वैसे पेरेंट्स को पूछते नहीं थे, बट मरने के बाद वो आ गए जी, और बैंक कहता है कि जी ऐसा है कि अभी तक हमने इनको टोटल 2 करोड़ रुपया पे किया था, 1 करोड़ लमसम और 2-2 लाख रुपया करके 50 इंस्टॉलमेंट। उस पर ब्याज बन गया जी 1.25 करोड़ का। आप 3.25 करोड़ हमें दे दो, घर ले जाओ, हमें घर से कोई पर्सनल अटैचमेंट तो है नहीं, ठीक है। हमारा ये हिसाब किताब है, आप घर लेना चाहते हो 3.25 का है, 3.25 आप हमें पे कर दो, जो आपको अपने पेरेंट्स को पे करना चाहिए था वो हमने पे किया, ठीक है। सो आप ये दे दो और घर ले जाओ योर को, ठीक है। तो रिवर्स मॉर्गेज में ऐसा नहीं है कि घर जाएगा ही जाएगा। एट द 20 ईयर्स और एट द डेथ ऑफ द कपल बैंक अपना हिसाब किताब बना लेगा। अगर कोई घर क्लेम करना चाहता है तो बैंक कहेगा ये पैसा दे दो, घर ले जाओ, नहीं तो मैंने घर रख लेना है, और फिर अगर कोई वाली वारिस है ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा जी। अगर वो 4 साल में ही लेटर से दोनों वो हो जाते हैं, ठीक है। सो इन दैट केस बैंक अपना हिसाब बताएगा जी आज तक मैंने उनको 1.48 करोड़ पे किया था, इस पे इतना ब्याज बनता है, वो आप मेरे को दे दो विद इंटरेस्ट, घर ले जाओ। अगर कोई क्लेम करने आता है तो, नहीं तो वो जो घर है वो बैंक का चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स मॉर्गेज के अंदर इस ट्रांसफर को जो बैंक के अंदर ये जा रहा है, बैंक जब इसे बाहर वालों को बेचेगा वो टैक्सेबल है, ठीक है। बट ये घर को जब जा रहा है तब इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इसको ट्रांसफर ही नहीं माना गया। एनी ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट इन द ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर द स्कीम विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट दोनों तो जी हमारे फ्री फंड के पॉइंट्स हैं। कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड, कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ द म्यूचुअल फंड। क्लियर है? मैं बता देता हूं जी आपको। मेरे पास पहले स्कीम ए के यूनिट्स थे, आपने कहा सर स्कीम ए और बी और सी तीनों मर्ज हो गई डी के अंदर, अब आपके ए के यूनिट ले लिए, डी के यूनिट दे दिए। तो मैं कहा टैक्स, वो कहता है अभी नहीं, ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन, जब ये कंसोलिडेट हुई है उस दिन नहीं, जब डी के बेचोगे यूनिट तब टैक्स देंगे, ठीक है। तो आज इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47। अगली पॉइंट भी बता देता हूं जी, जिसमें मैंने कहा सर मेरे पास प्लान ए के, आपकी स्कीम के प्लान ए के यूनिट्स थे। अब आपने क्या कहा कि ए बी सी तीनों प्लान मर्ज हो गए जी प्लान डी के अंदर, ठीक है। तो पुराने प्लान के यूनिट्स दे दो, नए प्लान के यूनिट्स ले लो। तो जिस दिन ये कंसोलिडेशन हुई है उस दिन मेरे को टैक्स नहीं लगाया जाएगा, सेक्शन 47 ने बचा लिया कि ये आज तो ट्रांसफर नहीं है, बट जब कभी आप प्लान डी के यूनिट्स बेचोगे तब टैक्स लगाएंगे। क्लियर है? फास्ट रीड है जी, ये कुछ खास है ही नहीं, मैं जल्दी से रीड करूंगा आपके लिए। एनी ट्रांसफर ऑफ बाय अ यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर ने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया। हमने कहा क्या था जी आपका कैपिटल एसेट, कहता मेरे पास यूनिट थे, किसके, कहता कंसोलिडेटिंग प्लान के थे, बदले में क्या मिल गया, कंसोलिडेटेड स्कीम के, सॉरी मैंने प्लान बोल दिया, कंसोलिडेटिंग स्कीम के यूनिट्स थे और उसको दे दिया, बदले में क्या ले लिया, कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट्स आपको मिल गए, ठीक है। हाउएवर वो कहता है कि जी इक्विटी ओरिएंटेड, प्लीज इक्विटी ओरिएंटेड के साथ ही मर्ज हो।
ये पूरा लिखा नहीं जी इन्होंने, मेरे को नहीं पता क्यों, मैं लिखवा देता हूँ. हाउएवर द कंसोलिडेशन ऑफ 2 or more scheme of the equity oriented or 2 or more scheme of a fund other than equity oriented will not be exempted. will not be covered लिख लीजिए, या will not be exempted. अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड किसी और के साथ मर्ज हो जाता है फिर सेक्शन 47 नहीं है. ठीक है, फंड की नेचर नहीं चेंज होनी चाहिए. मैंने भी कल जो एग्जांपल आपको दी थी उसमें कहा था कि 3 इक्विटी ओरिएंटेड फंड थे और तीनों में लिमिट बोली थी 70, 80, 90, और वो तीनों अगर मर्ज होके एक स्कीम बना देते हो तो वो एक वैलिड है, सेक्शन 47 उसको बचा देगा. बट अगर इक्विटी ओरिएंटेड डेट में मर्ज हो गई तो वो नया हिसाब किताब शुरू होगा, उस दिन आपको टैक्स लगा देंगे. कंसोलिडेटेड स्कीम क्या है और कंसोलिडेटिंग क्या है ये आपने खुद पढ़ना है जी. मेरे हिसाब से क्रॉस है. उस दिन टैक्स देना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 19 है जी, वो कहता है कंसोलिडेटिंग प्लान के मेरे पास यूनिट्स थे, दे दिए, बदले में क्या मिले, कहता कंसोलिडेटेड प्लान के यूनिट्स मिल गए. तो हमने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. इसको कंसोलिडेशन के टाइम पे तो टैक्स नहीं होगा, जब कल आप कंसोलिडेटेड प्लान के यूनिट्स बेचोगे तब हम टैक्स लगाएंगे, और पोहा भी इसके अंदर मौजूद हो जाएगा. इसमें जो कहता है प्लान क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये हम आपको बताना चाहते हैं. मेरे हिसाब से ये क्रॉस है जी, यू नीड नॉट टेस्ट इट. दो स्कीम्स के प्लान्स को अगर कंसोलिडेट करें तो टैक्सेबिलिटी राइज होगी. नेचर सेम होनी चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता जी. विद इन द स्कीम ही प्लान्स मौज हो सकते हैं. ठीक है, तो फिर स्कीम को मर्ज करेंगे तभी उनके प्लान्स मौज हो सकते हैं. सर्कुलर आया जी, बहुत अच्छा सर्कुलर है. वो कहता है कि सर रोल ओवर करवा दिया म्यूचुअल फंड वालों ने, मेरे यूनिट्स को रोल ओवर करवा दिया. मतलब दो तरह के रहते हैं जी म्यूचुअल फंड जिन्होंने पढ़ रखे हैं, एक ओपन होते हैं और एक क्लोज्ड होते हैं. ठीक है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड में ऐसा होता है कि आप जब मर्जी आइए और आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम करके आपको पैसे दे दिए जाते हैं उस दिन की एनएवी के हिसाब से, नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से. एक होता है क्लोज्ड कि 5 साल से पहले मत आना, 5 साल के बाद जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा. ठीक है, लेट से मैं 5 साल के बाद गया और मैंने क्लोज एंडेड थे और मैंने कहा कि सर आज ये ड्यू फॉर रिडम्पशन है, आज जितनी भी एनएवी है उसके हिसाब से पैसे दे दो. उन्होंने कहा कि सर ये पैसे तो हम दे रहे हैं लेकिन रोल ओवर करवाने. तो मैंने कहा वैसे पैसों की इतनी कुछ खास जरूरत मेरे को है नहीं, आप 5 साल के लिए और री इन्वेस्ट कर दो. तो मैंने कहा रोल ओवर, इन दैट केस भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा बिकॉज नो कैश इज इन्वॉल्व. पुरानी स्कीम के यूनिट्स के बदले में मेरे को नई स्कीम के यूनिट मिल गए, इसको है रोल ओवर. तो सर्कुलर आया कि रोल ओवर को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. मैं रीड कर देता हूं. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज द रोल ओवर ऑफ द यूनिट्स. क्या वर्ड लिखता है जी सर्कुलर में? द रोल ओवर ऑफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स अंडर द फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स. मैंने आपको बताया ना एक ओपन एंडेड होते हैं जिसमें कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, आप 2 साल बाद, 2 दिन बाद, 20 साल बाद जिस दिन भी आओगे उस दिन की एनएवी के हिसाब से आपको पैसे दे दिए जाएंगे. बट दूसरे होते हैं क्लोज्ड एंडेड जिसमें एक फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल. इन अकॉर्डेंस विद द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन विल नॉट अमाउंट टू द ट्रांसफर. इन्होंने क्या कहा कि इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. बट हाउएवर इट इज अ सर्कुलर एंड यू नो दैट द सर्कुलर्स आर चैलेंजेबल. ठीक है, सो and because the scheme remains the same, according no capital gain shall arise at the time of exercising the option of the rolling over. ठीक है, जब आप उससे बाहर आएंगे तब टैक्स